नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्यन एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को अपने एबीपी न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो लोग अभी तक मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे न्यूज़ का अपडेट आप लोगों को तो जल्द से जल्द पहुंच जाए। मैं आशीष आर्यन आज की खास मुलाकात में स्वागत करते हैं अविनाश कुमार, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकारी मेंबर। आज ऐतिहासिक स्थल बाबा निरंजन स्वामी की पावन भूमि पचोरी क्षेत्र के धमौल गांव से एक युवा समाज सेवी क्रांतिकारी विचार के अविनाश कुमार यादव से बातचीत करने जा रहा हूं। तो अविनाश जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका राजनीतिक कैरियर कहां से स्टार्ट हुई थी। नमस्कार आशीष जी, मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, मैं इसको अपना कैरियर नहीं मानता हूँ। मैं छात्र संघर्ष में वामपंथी छात्र संगठन और इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मैं एक अदना सा कार्य करता हूँ। और कॉलेज में जब समस्या लगा, कॉलेज के विद्यार्थियों को लगा कि दिक्कत हो रहा है, खुद हमें भी दिक्कत जब महसूस हुआ तो हम इस विचारधारा और इस संगठन से जुड़े हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मैं 2017 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ा था और तब से लगातार कई मुद्दों पर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जगह जगह पर मैंने अपने आंदोलन को किया है। सबसे पहले तो मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी इस कोरोना महामारी में हमारे कॉलेज या विश्वविद्यालय जो बंद है, क्योंकि आपने बोला कि हम AISF से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर ही आते हैं, तो क्या यह चालू होना जरूरी है इस महामारी में भी? जी, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण धन है और वो हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। और महामारी है, जरूरी है कि हम लोग फिजिकल डिस्टेंस में रहे, उसका पूरी तरह से पालन करें। लेकिन सरकार को विश्वविद्यालय स्तर के जो UGC हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि बच्चों के लिए जो व्यवस्था हो पढ़ाई के लिए, कि उसका पढ़ाई प्रभावित ना हो। समय एडमिशन तो अब हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट ही सही उसको जो है सो अब शुरू कर देना चाहिए। फॉर्म तो कई जगह पर भरा रहे हैं, कुछ फॉर्म के डेट भी बढ़ाए गए हैं। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ सरकार से भी और जो UGC है उससे भी कि ये परीक्षा ससमय लेगी। कई बच्चे के पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं इससे, और खास करके जो कॉलेज की जो हम बात कर रहे हैं, तो कॉलेज में तो पहले से भी शिक्षक की काफ़ी कमी है। और ऐसे में हर विषय पर तो कॉलेज का जो वेबसाइट है उस पर शिक्षक अपने घर पर ही काम करके अपना लेक्चर नोट तैयार करके डालते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो कोचिंग के भरोसे से आश्रित हैं। और आज हर किसी के पास उतना सुविधा संपन्न हम लोग नहीं हो पाए। ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें हर लोग फिट नहीं बैठ पा रहा है, और ऐसे में काफ़ी जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है, और हम लोग रूरल एरिया से हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी दोस्तों मुझे देख रहे हैं वो इस बात पर जो अविनाश जी बोले हैं वो आप देख सकते हैं कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय का अपना अपना वेबसाइट होता है, उस पर पढ़ने की मटेरियल डाला हुआ, वहां से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपसे अविनाश जी कि इस महामारी में जो मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने घर पर आ रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं क्या बखूबी उसको निभा रही है अपना बिहार सरकार? बिहार सरकार तो पहले से ही जिम्मेवारियां निभाई हुई हैं। और रह गई बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जाने अनजाने काफी गलती कर रही है। गलती ये कर रही है कि फर्स्ट केसेस जो है वो जनवरी में जो है सो
आया था, शायद 30 जनवरी के दिन केरल में आया था। और उसके बाद लगातार नमस्ते ट्रंप हुआ है गुजरात में। आज गुजरात की हालत जाकर के आप देख लीजिए, टीवी पर भी चल रहा है, गुजरात की हालत आप देख लीजिए। और उसके बाद 22 तारीख को जो है ये किया गया था, एक दिनों का जनता कर्फ्यू जो है तो लागू किया गया था देश में। और 22 मार्च को और 23 मार्च को, शायद समय उतना पता ध्यान में नहीं है, लेकिन 23 मार्च ही होगा। 23 मार्च को वहां पर मध्य प्रदेश में लोग सरकार बना रहे थे। सरकार बनाने का क्या खेल चला है इसको देख रहे हैं। और वहां पर पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंस का जो है सो धजिया उड़ रहा था और हाउडी मोदी वहां पर चल रहा था फरवरी महीने में। तो सरकार का आज भी नियत है कि आज किस तरीके से कोई दूसरे स्टेट्स में जो है सो हम सरकार बनाए, इस पर उनका जो है सो ये लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि केस जो है सो पूरे दुनिया में तेजी से बढ़ रहा था। शुरुआती दौर में बताया जा रहा था कि 10 लाख लोग पर 1 लोगों का जो है सो चेकअप हो रहा है देश में। जब चेक होगा ही नहीं तो पेशेंट आएंगे कैसे सामने? आपके घर में एक भी बीमार नहीं है, 100 को बीमार लोग हैं, लेकिन अगर 10 लोग हैं तो मान लीजिए कि 10 लोग बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर जब तक नहीं बुलवाएंगे तब तक पता चलेगा कि पड़ोसी को कि उनके घर में कौन बीमार है और कौन बीमार नहीं है। तो यहाँ पर चेकअप नहीं हो रहा था। सरकार को उस समय सोचना चाहिए। अब तक तो 56 दिन 53-54 दिन हो गया है लॉकडाउन का। अब तक तो एक जो लोग बाहर हैं, मजदूर प्रवासी लोग हैं, वो ट्रेन से भी आते, बस से भी आते तो अभी तक आ जाते। लेकिन पहले 45 दिन तक उनको जो जहां पर थे वहां पर परेशान हुए। और उस पर उनको परेशान करने के बाद जो है सो 45 दिनों के बाद ये लोग, जो सरकार है हमारे केंद्र की सरकार, वो ट्रेन चलवाना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका ये मानना है कि, और उसमें भी देख रहे हैं कि ट्रेन में कटकर औरंगाबाद में कई लोगों का जान गया है। तो सरकार तो इसमें विफल ही नहीं, बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। और नीतीश कुमार तो इस पर कुछ बोल ही नहीं गए हैं जी। इन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरह विफल है। तो अब एक और हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर या गरीब लोग रहते हैं उन्हें खाने में भी दिक्कत हो रही है। और जो उनका जो भत्ता 1000 रुपये मिलता है, क्या यह सभी मजदूर और जो प्रवासी आए हुए हैं उनके खाते में पहुंच पा रहा है या 1000 रुपये? देखिए, सवाल ये है कि जो क्वारंटाइन में हैं उनको भोजन सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वहां पर तो लोगों को जाने नहीं दे रहा है। लेकिन कई जगह ऐसे हुए हैं, आज भी हमारे कुछ दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने फोन किया कि कुशाहा का कोई मामला था। कुशाहा का बता रहा था कि ऐसे ही जो बाहर से लोग आए हैं उनको सही खाना नहीं मिल रहा है, ससमय खाना नहीं मिल रहा है। खाना का जो क्वालिटी है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जो भी जैसे मजदूर तबके के लोग, वो तो उस खाने को खा लेते हैं और ले लेते हैं, लेकिन ये विद्यार्थी जो है जिसकी बात हम लोग करते हैं, बात तो हम हर किसी का करते हैं, लेकिन खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है वो जो क्वारंटाइन में है उन लोगों का बहुत बड़ा सवाल है आज, है ना। और वहाँ पर तो किसी को ना, मीडिया को, आप लोग को भी तो रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जाने देता होगा, है ना। तो वो तो दिक्कत है। और 1000 रुपया की जो बात है, ये 1000 रुपया की बात अगर किसी मजदूर या खुद जो भुगत भोगी लोग हैं उनसे जाकर के पूछते तो थोड़ा अच्छा लगता, है ना। लेकिन उनका भी सवाल रहता है। वो कहते हैं कि ओकरा दिलकई, ओकरा नहीं दिलकई, ओकरा दिलकई, ओकरा नहीं दिलकई। मतलब आज भी जो है तो ये पूरी तरह से हर लोगों को ये पैसा नहीं जा रहा है। और जगह जगह पर हमको लगता है ना कि पहले अगर मनरेगा का कुछ काम चल रहा था इधर उधर का, तो मुखिया जी लोगों को भी अपना कुछ न कुछ फंड जो है सो मिल जाता था। ब्लॉक लेवल पर के अधिकारी भी उससे थे। अब लगता है कि कोरोना के लिए जो क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनको भोजन के नाम पर जो है स्वाद लूट हो रहा है।
ये लूट मचा हुआ है पूरी तरह से। और इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से संलिप्त हैं। और उनके ऊपर अगर एक भी लोग अगर मरता है तो उन लोगों के ऊपर जो है 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए। सब उनकी जो है लापरवाही की देन होगी। तो अविनाश जी का कहना है कि इसमें सभी खुद प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आपने एक बात यहाँ पर मनरेगा का जिक्र किया, तो मनरेगा के बारे में पूछना चाहते कि जो मजदूर अभी बिहार में रुके हुए जो अपने घर पर हैं, तो क्यों ना मनरेगा तो काम पिछले लॉकडाउन में ही स्टार्ट कर दिया गया था, थर्ड लॉकडाउन में ही। तो मनरेगा का काम अभी तक हर पंचायत में स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या कारण हो सकती है कि अभी तक काम मुखिया या सरपंच या जो भी हो करवाते मनरेगा का अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई? देखिए, सरकार पिछले लॉकडाउन मतलब थर्ड लॉकडाउन जब शुरू किया तो उस समय जब घोषणा किया था कि जो गांव में कुछ छोटे छोटे जो काम है, जैसे नल जल हो गया, मनरेगा हो गया, इस काम को शुरू, कुछ जगह पर काम शुरू भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर शुरू नहीं हुआ है तो वहां पर उनकी नियत में खोट है। और इस वजह से वो लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं कि उनका मतलब है कि लोगों को पहले इतना मंगा दो, इतना मंगा दो, इतना मंगा दो, कि वो मेहरबानी ये समझे कि मुखिया जी के कारण ही हम जीवित हैं। और यही है कि लोगों को इतना मतलब जला दीजिए ना कि वो समझे कि ये जीवित रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा ये है। लास्ट क्वेश्चन, अभी बिहार सरकार ने मुखिया के खाते में, पंचम वित्त खाते में 9 लाख की राशि दी है, और जो 12 मई का जो लेटर है उसमें 4 मास्क, प्रत्येक मास्क कम से कम 20 रुपए की लागत से और 1 साबुन देने का प्रावधान है। क्या यह हर पंचायत में पहुंचाया जा रहा है? ये 9 लाख का सवाल जो है सो काफी दौड़ रहा है अपनी वार्षिक यूनिवर्सिटी पर, लेकिन एक बात है कि कई मुखिया जी से हमारी बातचीत हुई है, तो वैसे लेटर भी दिखाए हैं जिसमें वो बताया जा रहा है कि, ऐसे न्यूज भी दिखाए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वो पैसे को जो है सो खर्च करने का क्या तरीका है उसको भी नहीं सुझाया गया है। पंचम वित्तीय में आया, पंचम वित्त में आया है 9 लाख रुपया, लेकिन ये कहीं पर काम जो है सो इसके माध्यम से नहीं हो रहा है ना। और एक पंचायती राज विभाग के जो है सो सेक्रेटरी हैं कोई मीना जी हैं, उनके नाम से भी एक लेटर इशू हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि प्रत्येक परिवार को 100 रुपया के अंदर में जो राशन कार्ड के हिसाब से शायद उसको देना है। 4 मास्क, 4 मास्क और 4 साबुन, 1 रुपया, हाँ 20 रुपए की लागत, 20 रुपया के अंदर में होना चाहिए उसके कीमत। तो इस पर भी अभी लोकल में कोई उनको जानकारी नहीं है कि कहीं पर मास्क बांटा गया है। लेकिन पिछले दिनों कुछ लोग मुखिया जी शायद अपने फंड से करे या जैसे भी करे, हैं मुखिया हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहीं कहीं पर मास्क बांटे हैं, उनमें ऐसा आरोप आ रहा है लोगों के ऊपर कि कुछ खास जगह पर कुछ खास लोगों को दिए हैं, जैसे वार्ड मेंबर हो ना, कुछ जो उनके काफी करीबी हैं राजनीतिक रूप से, तो उन लोगों को दिए हैं, जो ठेकेदार हैं उन लोग को दिए हैं, ऐसा बात आ रहा है। लेकिन जो 9 लाख की जो आप बात किए हैं, ये सरकार कई घोषणा कर चुकी है, कुछ 9 लाख, फिर एक बार जो है सो कई तरह का पेपर में न्यूज भी आया है, तो वो खुद लगता है मुखिया जी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है उस पैसे को, क्या नहीं करना है। तो यही है। अंत में आखिरी सवाल कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि हमारी जो न्यूज है वह आगे प्रगति पर बढ़े और जल्द से जल्द या हर लोगों के पास पहुंच जाए, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ABB जो आपका चैनल है, मैं आप लोगों को भी काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, आपको टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे वैश्विक महामारी के दौर में आप जमीन पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं
जिनका आज कोई सुनने वाला नहीं है। उन विद्यार्थियों की आप आवाज को बुलंद कर रहे हैं जिसका कोई देखने वाला नहीं है। उन क्वारंटाइन के जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं दर्शक को यही बताना चाहूंगा कि देखिए, आर्यन जी का, नवल जी का जो ये प्रयास है, इस प्रयास को आप लोग आगे बढ़ाइए और फिजिकल डिस्टेंस में रह करके, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं कहेंगे, सोशल डिस्टेंस तो पहले भी था, वो छुआछूत के माध्यम से था, तो इसको फिजिकल डिस्टेंस कहेंगे। फिजिकली हम लोगों को दूरी बना करके रहना चाहिए और हर नियम जो है उसको पालन करना चाहिए। अगर बाजार में भी बेवजह हम लोग भीड़ न लगाएं, कोई चौक चौराहा टोले मोहल्ले में भी आपस में हम लोग आजकल ताश खेलने का बहुत परंपरा चल रहा है, उससे भी हम लोग बचें और छोटी छोटी गलती से हम लोग बचें, अपने बच्चे को बचाएं और संभव हो सके तो आप लोग मास्क पहने और जिनके पास मास्क नहीं हो, मुखिया जी के भरोसा से ज्यादा लड़ना भी नहीं है, तो अपने हिसाब से कोई, अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं उनको भी बना करके आप लोग अपने सेफ्टी के लिए काम करें। ज्यादा इस सरकार पर और इस सियासतदानों पर हमको भरोसा नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए खुद का सेफ्टी खुद को कीजिए और ऐसे ही खबर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर चलाएं और वैश्विक महामारी के दिशा में जो है सो आप आगे बढ़े। धन्यवाद आशीष सैरम जी, आपको बात करने के लिए। धन्यवाद अविनाश जी। मैं आशीष आर्यन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को, कि जो अभी तक एबीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर न्यूज आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद।